हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करते हैं आपसे बच्चों का आज के सेशन में। हम जहाँ पर कर रहे हैं सीपीओ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, और आज हम करेंगे 27 जून 2024 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है ना? कैसे सवाल आए थे, क्या लेवल था, और क्या क्या आपको पढ़ना है अरिथमेटिक एडवांस में, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं ncrtquiz.com की, जहां पर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस दे सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 12। ठीक है? बाकी आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, CDS, FCAT, CAPF और CG कैट के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और फ्री डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए पहला सवाल ज्योमेट्री से है। टू सर्कल्स विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई DA is equal to 8 centimeter, BC is equal to X centimeter respectively. AC is tangent to both the circle. If DB and AC intersect the point E, AE बराबर 12, EC बराबर 18, then find the value of X. दो सर्कल है, इनके सेंटर बी और डी है, रेडियस एक की DA है और एक की BC है, और AC क्या है? टेंजेंट है दोनों की। ठीक है ना? कॉमन टेंजेंट हो गई है। तो डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि एक सर्कल हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, और ये हमने इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है ना? इसका सेंटर हम मान लेते हैं D और ये मान लेते हैं A। तो अगर ये A है तो ऑब्वियस सी बात है AC एक और टेंजेंट होगी, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे दूसरा सर्कल। इसलिए मैंने पहला सर्कल बना लिया और उसकी टेंजेंट बना ली। ठीक है ना? ताकि डायग्राम बनाना आसान हो जाए। इसका सेंटर क्या है? B है, और ये हमारे पास क्या है? C है। तो अब हमारे पास देखो DA और BC रेडियस हो गई है ना। DA कितना है? 8 है। BC कितना? X है। अब सवाल कह रहा है कि DB एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो AC तो ये रहा, और D को B से मिला देते हैं। ठीक है ना? ये D है, इसको B से मिला दो, यानी कि दोनों सेंटर को मिलाना है। ठीक है ना? तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AE हमारे पास 12 है, ये 12 है। EC हमारे पास 18 है, ये 18 हो गया। ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X आपको बताना है, बहुत ही आसान है। टेंजेंट और रेडियस के बीच बना एंगल 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच बना एंगल 90 होता है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल अपने आप इस वाले एंगल के बराबर हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, है ना? जो ADE है, ADE वो सिमिलर हो गया किसके? CBE के। अब सिमिलर तो सिमिलरिटी लगा देते हैं। क्या निकालना है? X निकालना है। तो इस वाले एंगल के सामने क्या है? X है। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसके सामने क्या है? 8 है। इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल के सामने 18 है ना? तो इस वाले एंगल के सामने कितना है? यहाँ पे 12। अब अगर हम देखें तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 से गया 4 बार, 4 ती 12, यानी X हमारे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है? इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर A बन जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 10 12 एंड 15। जो भी टाइम लगा है पहले सवाल में वो सारा यहां पर मैनेज हो जाएगा। ठीक है? तो फोर्थ प्रोपोर्शन 10 12 और 15 का मान लेते हैं X है। अब अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा? जो रेशियो 10 और 12 का होगा वही रेशियो 15 और X का होगा। अगर मैं इसको काटा पीटी बताऊं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छक 12, 6 तिया 18, यानी हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 11 सेंटीमीटर।
टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, हेमीस्फेयर का। तो हेमीस्फेयर में क्या होता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πr² और प्लस ये वाला भी एरिया है ना, πr²। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है, ठीक है ना। रेडियस कितनी है, 11 है, और पाई की वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई 3 इंटू पाई इंटू r², यानी कि 121। तो 121 का 3 गुना कितना होगा, 363 पाई। ये हमारे पास सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है बॉडी मास, सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 15 इंटू 14। सबसे पहले इतने को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 14/14 इंटू 14, ये कट गया है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां से बचा है 13/14, नहीं। अब ये देखो, ये है 13 इंटू, ये था हमारे पास 14 इंटू 14/14 इंटू 14, तो ये हो गया 1/14। तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक 13/14, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है 14/13, और ये क्या है 13/14। ये 14 गया, 13 गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का। Question number 5. In an election, the winner was supported by 46% of all the voters in the list, and he got 410 votes more than his only rival. यानी दो ही कैंडिडेट हैं उस इलेक्शन में, ठीक है। 10% of the voters on the voters list did not cast their vote, and 60 voters cast their ballot paper blank. How many voters were on the list? तो हम मान लेते हैं भाई वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, 100% नाम थे, ठीक है। सवाल कह रहा है 10% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो नाम तो 100% होंगे वोटर लिस्ट में, उसमें से 10% लोग वोट डालने आए ही नहीं। सबसे पहले आपका नाम आता है वोटर लिस्ट में, फिर आप वोट डालने जाते हो, यानी वोटिंग हुई है 90% की, ठीक है। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। 60 वोटर ने अपना जो बैलेट पेपर है उसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो इनवैलिड काउंट होते हैं। वोटिंग के बाद काउंटिंग होती है ना, तो काउंटिंग में पता चला कि भाई 60 बैलेट पेपर तो ब्लैंक है, तो इनको इनवैलिड दिखा दिया कि भाई इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हो गए भाई, 90% की वोटिंग हुई थी, इसमें से 60 वोट हटा लीजिए, बाकी सारे हमारे पास क्या है, वैलिड हैं। अब हार या जीत इन्हीं वैलिड वोट पर होनी है, इसमें से 2 लोगों को मिलेंगे, एक तो जीतने वाले को, बाकी हारने वाले को। तो कह रहा है द विनर कैंडिडेट सपोर्टेड बाय 46% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट। तो वोटर लिस्ट 100% की है, जीतने वाले को कितना मिला, 46%। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीतने वाले को जो लोग वोट डालने नहीं भी आए वो वोट भी मिल गए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो उसका अगर परसेंटेज निकालोगे तो वो टोटल वोटर लिस्ट का 46% आएगा। अब देखो, जो हार या जीत होगी वो तो वैलिड वोट में से होगी। वैलिड में से अगर इसके पास 46% है तो हारने वाले के पास कितने होंगे, हारने वाले के वोट कैसे निकालते हैं हम लोग, वैलिड वोट में से क्या करते हैं हम लोग, जीता है उसके वोट घटा देते हैं। तो भाई वैलिड कितने हैं, 90% माइनस 60, और इसमें से जो जीता है उसके पास कितने हैं, 46%। तो 90% में से 46% क्या कितना बचा, 44% माइनस 60, यानी हारने वाले के पास कितने वोट हैं, 44% माइनस 60। अब यही मार्जिन है जीत का, ऑब्वियस सी बात है ये जीता होगा, है ना। तो सवाल कह रहे हैं ना, एंड ही गॉट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल। तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है हार और जीत का वो कितना है, जीतने वाले को 46% मिले, हारने वाले को मिले 44% माइनस 60। तो 46 में 44 गया 2%, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये है डिफरेंस हार और जीत का, ठीक है ना। देखो अब ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप सीधा यहां पर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद कहानी है बस, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है।
तो 2% प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 410 है। तो 2% कितने के बराबर हो गया भाई 350 के बराबर, नहीं 410 में 60 गया 350। तो वोटर लिस्ट में कितने नाम थे भाई 100%, तो 350 बटे में 2 इंटू 100। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है ना, और 2 पंचे 10, तो 17,500 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा कि भाई वोटर लिस्ट में कितने नाम थे 17,500। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, सही है। अगला अगला है आपका DI, जो कि आपको दिख रहा है टेबल। ठीक है ना, और हमने देखा था इससे पहले वाली सेट में जो DI थी वो एकदम आसान थी, कोई लेवल नहीं था उसका। इसको भी देखते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल which shows production of the number of scooters by a company during the first half of 1992। तो 1992 के फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक एक स्कूटर का कितना प्रोडक्शन हुआ है इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो टाइप XYZ T 4 टाइप के स्कूटर हैं, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में कौन सा टाइप का कितना प्रोडक्शन हुआ है इसका डेटा दिया हुआ है। कह रहा है कि इन विच मंथ did the company produce an equal number of all type of scooters, equal number of all type of scooters। ठीक है ना, देखो सिंपल सी बात है, जनवरी में दिख रहा है मुझे हर एक टाइप का इक्वल नंबर ऑफ स्कूटर हमें जनवरी में दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है। जो भी टाइम लगा होगा पीछे वाले सवालों में सारा कवर हो गया। देखते ही आंसर आ गया है ना। अगला, अरविंद वर्क 4 times एज फास्ट एज सुरेश। If Suresh can complete a work in 20 days independently, then find the number of days in which Arvind and Suresh can together finish the work। तो अरविंद और सुरेश दो लोग हैं भाई, तो अगर जितनी देर में सुरेश 1 यूनिट काम करता होगा उतनी ही देर में ये 4 यूनिट काम करता होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो गया भाई। अरविंद की एफिशिएंसी ज्यादा होगी है ना, इसलिए वो टाइम कम लेता है। अब हम निकालेंगे यहां से टोटल वर्क। कैसे निकलेगा भाई टोटल वर्क? एफिशिएंसी क्या होती है 1 डे वर्क है ना। कह रहा है सुरेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। तो भाई सुरेश की एफिशिएंसी क्या है 1 और टाइम कितना है 20, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 20 यूनिट हो गया। एक दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व करता है सुरेश, तो 20 दिन में कितने करेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। ये किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना 20 अपॉन, जब दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो अरविंद करेगा 4 क्वेश्चन सॉल्व, सुरेश करेगा 1, 4 और 1 5। ठीक है ना, तो 5 को 20 कितने दिन लग जाएंगे भाई 4 दिन। तो एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल whose radius is 35 centimeter and whose arc subtends an angle of 72 degree at the center of the circle। ये आर्क वाले सवाल हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखे थे। ठीक है ना, तो क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, whose arc subtends an angle 72 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कोई आर्क है, मान लो आर्क हमारे पास है AB। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और AB आर्क है, ये आर्क है, AB हमारी आर्क है। ठीक है ना, ये सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है 72 डिग्री, और रेडियस हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है भाई, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। वैसे तो होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, लेकिन 2 से 360 180 टाइम्स कट जाता है, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। अब देखो पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 22/7, रेडियस कितनी है 35, थीटा कितना है 72 बटे में कितना 180। तो 7 पंचे 35, 5 से गया 36 बार, 36 दूनी 72, 22 दूनी 44। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी हमारी 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एलजेब्रा। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, देन 3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा क्या होगा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना हमारे पास है 0 है,
इक्वेशन एक, वेरिएबल 3। तो एलजेब्रा में रूल है, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। तो इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है, तो एक ही वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी दो हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एल्फा को यहां पर 0 पुट कर दिया, एल्फा हमने 0 मान लिया, ठीक है ना। जब एल्फा 0 हो जाएगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यानी हमारा सवाल क्या बचेगा, हमारे पास अब हो गया बीटा प्लस गामा बराबर 0। यहां पर हो गया 3 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि आपने सर एल्फा ही क्यों 0 किया। अगर मैं बीटा को 0 करता तो ये और ये कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। तो आप किसी को भी 0 कर सकते हो, गामा को करोगे, चाहे अल्फा को करोगे, बीटा को करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अल्फा को कर दिया। अब देखो अल्फा 0 है, ठीक है, बीटा प्लस गामा बराबर 0। अब तीनों 0 हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि बीटा भी 0 हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट गामा भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो सब जगह स्क्वायर है, चाहे +1 रखो चाहे -1, प्लस का 1 ही आना है। तो हमारे पास बीटा क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, गामा क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि +1 का स्क्वायर। तो ये 3 हो गया, +1 अपॉन 2, यानी कि आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 बन जाएगा। 2 इस सवाल का उत्तर है, सवाल खत्म। नेक्स्ट DI है, और ये पाई चार्ट है, ठीक है ना। कह रहा है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट shows the amount of money spent in degrees on various sports by a school administration in a particular year. Amount of money spent on various sports by a school administration in a particular year. तो हॉकी से शुरुआत हुई है भाई, है ना, हॉकी, इसके बाद क्रिकेट, इसके बाद बास्केटबॉल, इसके बाद टेनिस, फुटबॉल ग्रीन, इसके बाद बैडमिंटन ब्लू। तो ये है हॉकी हमारा, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुई है हॉकी, फिर ये क्रिकेट। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये बास्केटबॉल है, ठीक है, ये टेनिस है, ये फुटबॉल है, और ये आप समझ गए होंगे बैडमिंटन है, ठीक है ना। ठीक, दिख गया सब कुछ। डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री या परसेंटेज दोनों में से किसी में से एक में आएगा आपका पाई चार्ट। कह रहे हैं कि इफ 21,000 was spent on football, then the money spent on tennis and basketball taken together is what percentage rounded off 2 decimal places of money spent on hockey and cricket taken together। देखो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, जब परसेंटेज पूछेगा तो इस डेटा की कोई जरूरत नहीं हमें 21,000 की, ठीक है ना। टेनिस प्लस फुटबॉल, सॉरी टेनिस प्लस बास्केटबॉल is what percentage of money spent on hockey and cricket, ठीक है ना। तो टेनिस कितना है भाई, ये है टेनिस 35, बास्केटबॉल कितना है भाई, बास्केटबॉल है 40, तो 35 40 कितना हो गया 75, हॉकी कितना है 94, और क्रिकेट कितना है भाई 135, ठीक है। तो 135 प्लस 100 कितना हो गया 235, उसमें से 6 कम कर लो, है ना। तो 235 यानी 229, 6 कम कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये कितना परसेंट है आपको बताना है। देखो अगर मैं 229 को अप्रोक्सीमेट करूं तो 230 कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। तो 230 का 10% निकालो, कितना होता है 23, ठीक है। ये 75 है, लगभग 3 गुना है, यानी 30% के आसपास है, 30% से ज्यादा है। 69 तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। लेकिन 23 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो 2300 को 92 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 23% भी गलत हो गया, क्योंकि 23 46, 46 से तो ये ज्यादा है। अब ये 40% के बहुत नजदीक है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि हम 69 तक पहुंच गए, कितना बचा 6 ही तो बचा है। इसका अगर मैं 1% निकालता हूं तो कितना आएगा 2.29 आएगा। तो अगर मैं 9% निकालूंगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 के आसपास आएगा, जबकि हमें तो 6 ही चाहिए।
तो इसलिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा 4, ठीक है ना। चाहो तो आप पूरा भाग कर लेना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। अब इस सवाल में थीटा बीटा की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो बन गया कोसेक थीटा और कॉस थीटा और कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। 1 इस सवाल का आंसर, ठीक। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो बॉड मास में सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई करते हो भाई, ऑफ। तो पूरा सवाल एक काम करो, 3 के मल्टीपल में आप बदल लो, ठीक है ना। सबसे पहले 3 की पावर 14 इंटू ये 27 की पावर 3 लिखा है, इसको 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27 की पावर 3 यानी कि हो गया 3 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 9। बेस से मैं पावर उठ जाएंगी, तो 3 की पावर 14 और 9 कितना हो गया, 23, ठीक है। तो ये हो गया, ये 9 की पावर 18 है, इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 की पावर 18 यानी ये बन गया है 3 की पावर 36। 3 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 23, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में 6561 क्या होता है, 3 की पावर 8, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 4, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 4। हालांकि इतना लेंथी सवाल नहीं था ये, 3 की पावर 17 इस सवाल का हमारा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पर हमने सीपी लिखा, यहां पर हमने एसपी लिखा और यहां पर हमने एमपी लिखा, ठीक है। हम जो कह रहे हैं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस यानी कि 35% कितना होता है, 35/100, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी अगर सीपी 20 रुपए है तो एमपी 27 रुपए है। ये तो कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तो 15% कितना होता है भाई, 15/100 यानी कि 3/20, यानी 20 रुपए के आर्टिकल को बेचा कितने में गया, 17 रुपए में। अब एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग एमआरपी हो सकते हैं क्या, नहीं सर, दोनों को इक्वल कर लो, 27 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 27 से, तो यहाँ पर भी 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीपी 400 आ गया, ठीक है, ये 540 आ गया। अब हमें एसपी चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कितना हो गया, 17 सत्ते 119, कैरी 11, ठीक है, 17 दूनी 34 और 11 45। तो कोई 400 रुपए की चीज को आपने 459 का बेच दिया, यानी 59 रुपए का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 400 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 14 चौको 56 और 3 59, 14 सही 3/4% का क्या है, प्रॉफिट। इसमें आप x प्लस वाई भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने बढ़ाया फिर घटा दिया। आप ये भी कर सकते हो इसमें कि प्लस का 35 माइनस का 15 प्लस 35 इंटू -15/100, ये काम भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको भी इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहली बात, ये कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचा है सवाल ये, अब इसमें एक काम करो कि ए रख दो आप 45 तो हो जाएगा 1 प्लस रूट, ये कॉट है ना, तो 1 प्लस 1, ए को हमने 45 रख दिया, ठीक है, कॉसेक 45 √2, 1 प्लस 1 प्लस √2 माइनस का 3, तो हो गया 2 माइनस √2
और ये हो गया 2 प्लस √2 माइनस 3। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 माइनस 3, है ना। तो 4 में से 5 गया, कितना बचा? माइनस का 1। तो इस सवाल का उत्तर हो गया हमारे पास माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल rod that can be placed in a cubical room is 42√3 meter. The surface area of the largest possible sphere that fit within the cubical room. तो सबसे पहली बात तो एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है ना, यानी एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्यूबिकल रूम, और इस क्यूबिकल रूम के अंदर रखी जा सकने वाली, क्यूब है यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या होगी? बराबर होगी। लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी कितना? a। इसके अंदर जब आप लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की रॉड रखते हो इस रूम के अंदर, ठीक है ना, फ्लोर पर नहीं रखनी है, रूम में रखनी है, तो वो क्या होता है? वो इसका डायगोनल होता है। नीचे वाले कोने से छत के कोने तक क्या होता है भाई? ये होता है a√3। तो a√3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 42√3। √3 कट जाएगा तो a हमारे पास कितना आ गया भाई? 42 आ गया। a हमारे पास 42 आ गया, यानी इस क्यूब की साइड हमारे पास 42 आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर दैट फिट विद इन द क्यूबिकल रूम। इसके अंदर अगर हम मैक्सिमम साइज का एक क्यूब क्या बोलते हैं, स्फीयर रखेंगे ना, तो वो स्फीयर क्या होगा कि इसके जो 6 के 6 फेस हैं उनको टच करेगा, ठीक है ना। और जो क्यूब की आपकी साइड है ना, मतलब हाइट बोल लो चाहे साइड बोल लो, क्योंकि सब बराबर होती है, वो इस स्फीयर के डायामीटर के बराबर काम करेगा। अगर इसको हम 2D में देखें ना, मतलब अगर इसको आप ऊपर से ऐसे झांक करके देखोगे ना, तो ये आपका दिखता है इस तरीके से कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, और इसके अंदर हमने क्या बनाया हुआ है? एक सर्कल बनाया हुआ है। तो जो इस स्क्वायर की साइड है वही हमारे पास क्या होगी? सर्कल का डायामीटर होगा। तो 2D में अगर हम ऊपर से देखेंगे, इसको यहां से देखेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि ये जो इसकी साइड है 42, वो स्फीयर का डायामीटर हो गया, यानी रेडियस कितनी आ गई? 21 आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई? चाहे टोटल बोल लो चाहे कर्व सरफेस एरिया, दोनों इसमें 4πr² होते हैं ना। तो 4 इंटू पाई, पाई कितना है? 22/7। आर कितना आ गया हमारे पास? 21 इंटू 21। तो 7 दिया 21, 21 थी 63, 22 22 का मतलब हो गया 11 दूनी 22, तो 4 दूनी 8 इंटू 11 लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना। 8 थी 24, इनको मल्टीप्लाई करो, 8 थी 24, 8 छंग 48 और 2 50, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 0 + 4 4 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, और ये 5 हो गया। 5544 इस सवाल का हमारा उत्तर, ठीक है ना। इसमें आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। 5 4 9, 5 4 9, 11 से कट रहा है। 5 4 9, 6 और 2 8, 11 से नहीं कट रहा है। 5 5 9 और 3 12, नहीं कट रहा है। 9 और 5 कितना? 14, 8 4 12, नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही आसान है ये। 0.49, 0.51, 49 51 100 हो गया। 12 13 25 और एक 26, 26 इंटू 13, 26 का मतलब होता है 2 इंटू 13, 13 इंटू 13 कितना हो गया? 169 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 238, सॉरी 338, ठीक है ना। 2 नाम 18, 12 1 13, 2 1 3, तो 338 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, अ मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹9,000 ईच। बॉट का मतलब सीपी दिया है, 2 वॉच खरीदी, दोनों को 9,000 रुपए में खरीदा, सेम प्राइस। He sold one at a loss of 10%. At what price should he sell the other watch to earn a profit of 18% overall? कुल मिलाकर के उसे 18% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो
हम देखो पहले वाले को हमने बेचा है 10% के लॉस पर, दूसरे वाले को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें ताकि ओवरऑल हमें 18% का प्रॉफिट हो। अगर मैं एलिगेशन लगा दूंगा तो मुझे सीपी का रेशो मिल जाएगा, और दोनों के सीपी का रेशो है कितना, 1:1। क्यों? क्योंकि सीपी क्या है, बराबर है। तो 18 में से माइनस का 10 गया, कितना बचा, 18 में से माइनस 10 गया, जुड़ जाएगा 28, यानी यहां पर कितना आएगा, 28 आएगा। एक की वैल्यू 28 है तो इसकी वैल्यू भी 28 होगी। अब ये हम भली बात ही जानते हैं कि यहां पर जो वैल्यू लिखी होती है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू लिखी होती है। तो अगर -10 18 से छोटा है तो यहां पर जो वैल्यू लिखी होगी वो 18 से बड़ी लिखी होगी, यानी x - 18 बराबर 28, यानी x बराबर कितना आ गया, 46 आ गया। यानी दूसरे को आपको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है, 46% प्रॉफिट पर बेचना है, तब जाकर के ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 18% का प्रॉफिट होगा। ये चीज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि दोनों का सीपी सेम है। तो -10 का जो लॉस है वो आपको +18 में बदलना है, ठीक है ना। यानी कि 2 आर्टिकल पर आप 18% का प्रॉफिट निकाल लो, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 36% का प्रॉफिट चाहिए, तभी एवरेज निकलेगा 18 का। तो 36 और -10 लॉस वो भी कवर करना है, 36 तो 46। तो ये काम डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, जो मैंने काम आपको एलिगेशन से करके बताया है। अब हमने सेकंड आर्टिकल को 46% के प्रॉफिट पर बेचा, हमें उसका सीपी पता है भाई, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 9000। ठीक है, हमसे पूछ रहा था एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दी अदर वॉच। ठीक है ना, हमें दूसरी घड़ी का एसपी निकालना है। मैंने दूसरी घड़ी को 46% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी मुझे 146% की वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, तो 2 जीरो गए, यहां पर 0 आएगा, 9 छक्के 54, लास्ट में 40, एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 13,140। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 512:3375 रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो भाई वॉल्यूम का रेशियो दिया है दो स्फीयर के, कितना, 512 और 3375। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, यानी रेडियस का रेशियो हो गया 8:15। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रेडियस का स्क्वायर, यानी 64:225। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 3y + 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - 27y³ - 36xy। फिर से एलजेब्रा का बेसिक रूल, इक्वेशन कितनी, एक, वेरिएबल कितने, दो। तो किसी एक ही वेरिएबल फिक्स होगा ना, दूसरा तो आप अपने मन से कुछ ही मान सकते हो। तो मैं y को 0 कर देता हूं, क्यों, इससे क्या होगा, y 0 हो जाएगा तो x हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं x को 0 करता तो y मेरा फ्रैक्शन में आता। अब जब मेरा y 0 हो गया तो ये टर्म गया, ये टर्म गया, हमारे पास सवाल केवल बचा x³ x यानी कि 4, 4 का क्यूब कितना भाई, 64। 64 इस सवाल का उत्तर हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो परसेंटेज निकालने के लिए डेटा की जरूरत तो है नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है भाई, 3:5, यानी अगर 3 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज होंगे 3, कितने में, 8 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 3/8 का मतलब हम सभी जानते हैं 37.5%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a bus covers the first 50 kilometer of its journey in 40 minutes and covers the remaining 75 kilometer in 40 minutes. What is the average speed of the bus? तो पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में, अगले 75 किलोमीटर 40 मिनट में, एवरेज स्पीड क्या है भाई। तो एवरेज स्पीड होती क्या है सर, ये होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी भाई, 50 + 75, टोटल टाइम कितना, 40 और 40 80, किसमें, मिनट में।
आवर्स में चेंज कर दो, क्योंकि हमसे स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में। तो 20 को 80, 20×30 = 60, ये हो गया 125 बटे में 4/3, 3 को ऊपर भेज देते हैं तो 375/4, 4 नाम 36 है ना, तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं, और 4×3 = 12, तो ये गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचा हमारा 93 सही, 3/4। ठीक है ना, पूरा लिख लो किलोमीटर पर। नेक्स्ट डीआई आ गया फिर से, देखा हमने इससे पहले वाले डीआई में तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ये टेबल पढ़ो और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दो। क्या है ये टेबल में? द टेबल शोज द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स in 5 different factories P, Q, R, S and T from 1985 to 1989। 1985 से 1989 तक ईयरली प्रोडक्शन दिया है स्कूटर का। 5 अलग अलग फैक्ट्री हैं P, Q, R, S और T में। सवाल क्या पूछा है? इन विच ईयर was the production of scooter in all factories is equal to yearly average number of scooter product produced from 1985 to 1989। तो 85 से 89 तक जो एवरेज प्रोडक्शन है 5 साल का, तो 5 में से किस साल का टोटल प्रोडक्शन उस एवरेज के बराबर है? तो एवरेज आप निकाल लीजिए भाई, एवरेज प्रोडक्शन क्या है टोटल। तो आप बोलेंगे 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है ना। 49 और 1 50, 550, 15 8 23 और 2 25, 575 है ना। 5 साल तो 115, एवरेज क्या आ रहा है 115। आप देखो किस वर्ष में टोटल प्रोडक्शन 115 है, आप देखोगे 1985। तो 1985 ऐसा ईयर था जिसमें टोटल प्रोडक्शन एवरेज के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 23, a copper sphere of diameter 12 centimeter is drawn into a wire of diameter 4 mm. What is the length of the wire? तो हमारे पास एक कॉपर स्फीयर था, ठीक है, इसको मेल्ट करके आप क्या बना रहे हो? वायर। वायर क्या होता है? वायर एक सिलेंडर होता है ना। वायर क्या होता है? सिलेंडर होता है ना, आगे से वो सर्कल होता है, उसमें उसकी कुछ रेडियस होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। उसको हम 2D नहीं बोल सकते हैं, वायर 3D होता है, ठीक है। तो जब आप मेल्ट करते हो तो क्या होता है? वॉल्यूम बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये कॉपर स्फीयर था, इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई r³। डायामीटर 12, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 6। 4/3 पाई r³, ये हमारे पास वॉल्यूम है। ये किसके बराबर हो गया भाई? वायर के वॉल्यूम के बराबर। वायर कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई r। डायमीटर 4 mm, तो रेडियस 2 mm। इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमसे सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग अलग कर देता हूं, एक साथ नहीं करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। 2/10 इंटू 2/10, ठीक है। और हमें इसकी लेंथ बतानी है, यानी कि हाइट बतानी है। तो पाई से पाई चला गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया, 36 दूनी 7200, 7200 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी लेंथ होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। वन लाइनर सवाल अभी तक हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 and 26 days respectively if they work for a day alternatively starting with A, then in how many days will the work be completed? तो A किसी काम को कर लेता है 13 दिन में, B उसे करता है 26 दिन में। एलसीएम हो गया 26, 13 दूनी 26, 26 से कम 26, ठीक है ना। अब क्या होगा? ए पहले दिन काम करने आएगा, कह रहा है ना, इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो ए काम शुरू करेगा, एक दिन काम करेगा, चला जाएगा, फिर बी आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरीके से काम होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी कितना करेगा? 1। फिर से ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। यानी हम देख सकते हैं कि एक साइकिल कितने दिन की है? 2 दिन की। और एक साइकिल में काम कितना हो रहा है? 3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम होगा? 3। करना कितना है? 26।
तो 3 3 करके 24 तक पहुंच सकते हैं हम, यानी इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 दिन कंप्लीट हो गए और काम कितना हो गया 24, टोटल काम 26 था, 24 हो गया, बचा कितना 2। अब ये 2 यूनिट काम करने कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा? भाई बी तो 2 के मल्टीपल वाले दिन आ रहा था, दूसरे चौथे छठवे, है ना, तो 16 2 का मल्टीपल है, यानी कि 16वें दिन किसने काम किया होगा, बी ने। 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। क्या ए बचा हुआ काम अकेले एक दिन में कंप्लीट कर लेगा? हाँ सर, 2 यूनिट काम बचा है और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट ही काम करता है, यानी हमें एक दिन और लगेगा। 17 दिनों में हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 26। तो 17 डेज इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose circumference is 88 centimeter and the length of its minor arc is 22 centimeter। ठीक है ना? तो सर्कल में अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से है, तो ये वाला जो सेक्टर है ये हो जाएगा मेजर, बड़ा लग रहा है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसकी जो लेंथ है माइनर आर्क की वो 22 सेंटीमीटर है। अभी हमने देखा था लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहां से यहां तक लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, देखो मैंने कहा था कि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 भी बोल सकता हूं, या फिर पाई आर थीटा अपॉन 180 भी बोल सकता हूं, लेकिन मुझे सरकमफ्रेंस 88 दे रखी है। सरकमफ्रेंस यानी कि अगर इसकी रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना हमारे पास है, 88 है, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं ना, 2 पाई आर की जगह हम सीधा 88 रख देते हैं इंटू थीटा अपॉन 360, और ये हमारे पास कितना है 22, तो 2200 को 88, 4 नाम 36, यानी थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब समझ गए आप, ये क्वाड्रेंट हो गया, यानी सर्कल जो है वो 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाता है, किसके द्वारा, क्वाड्रेंट के द्वारा। यानी ऐसी आर्क जो सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, उस सेक्टर को अपन क्वाड्रेंट बोल देते हैं, यानी कि सर्कल हमारा 4 इक्वल पार्ट में बट गया। हालांकि अगर ये नहीं भी पता होता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछ रहा था। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मुझे पता चल गया कि भी थीटा 90 डिग्री है, यानी ये पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर बटे 4 डायरेक्ट हो जाएगा। आप अगर यहां पर थीटा की जगह 90 रखते तब भी आपका पाई आर स्क्वायर बटे में 4 ही आता। ठीक है ना, अब हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस यहां से आ जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, रेडियस कितनी आ गई 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया भाई 22/7, आर यानी कि 14 इंटू 14 बटे में कितना हमारे पास 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से गया 7 बार, 22 सत्ते 154, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया 154। ठीक, नेक्स्ट 26, a 255 meter long train is running at a speed of 72 km per hour. It crosses a platform of length 745 meter in। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 745 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 255 मीटर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी भी ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड, स्पीड कितनी है 72, ये किलोमीटर पर आवर, ऊपर मीटर में, सब सारे यूनिट सेम करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 4555 कितना हो गया 100, 7 और 2 900 और 100 1000। ठीक है, 18 चौक 72, 4 पंचे 20,
20 पंचे 100 यानी कितने सेकंड लगेंगे भाई? 50 सेकंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, आशु कैन रो 7.5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में वो 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, यानी उसकी स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो गई? 7.5 किलोमीटर पर। और हमारे लिए स्टिल वाटर मतलब x। ही फाइंड्स दैट इट टेक्स 4 times as much time to row upstream as it takes to row downstream। उसने देखा कि उसको अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम जाने से 4 गुना ज्यादा टाइम लगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, मान लो d, इसी को वो डाउनस्ट्रीम गया होगा और जब वापस आया होगा तो वो अपस्ट्रीम हो गया होगा। और टाइम जो अपस्ट्रीम में लगा है ना, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा उसका 4 गुना टाइम अपस्ट्रीम में लगेगा। ऑब्वियसली बात है, अपस्ट्रीम आप अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रहे हो ना, तो डी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा भाई? x यानी कि 7.5 प्लस स्पीड ऑफ वाटर यानी कि y। और अपस्ट्रीम में कितना लगेगा भाई? x माइनस वाई यानी कि 7.5 माइनस। तो जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम का कितना है? 4 गुना। डी से डी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 30 हो गया, -4y इज इक्वल टू 7.5 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? ये हो गया 22.5, यानी y कितना आ गया हमारे पास? 4.5 किलोमीटर पर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या है? तो ये 1 में से 7 गया, माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा सिलसिला हो गया 1 माइनस 7/6। ठीक है, तो ये हो गया 6 कम 6, 6 में से 1 गया, 6 में 7 गया, माइनस का 1/6, 6 ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना, 6 ऊपर पहुंच गया और ये 1 प्लस 1 बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7, 7 7 कट गया यानी 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आंसर आ गया। खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, अ मिक्सचर ऑफ 750 kg ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन कंटेन्स 25% टिन। 7.5 किलोग्राम एलॉय है कॉपर और टिन का, जिसमें टिन 75% है। हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स 70% ऑफ द मिक्सचर। इसमें कितना टिन और मिलाएं ताकि ये टोटल मिक्सचर का 70% हो जाए? तो भाई हमने यहाँ पर कॉपर लिखा, यहाँ पर टिन लिख दिया। तो टिन कितना है? 25%। कितना होता है भाई? 1/4, यानी कि टोटल अगर 4 kg एलॉय होता तो उसमें टिन कितना है? 1, और बाकी 3 क्या होता? कॉपर। लेकिन ये है कितना? 750 किलोग्राम। इसमें कितना टिन और मिलाएं सो दैट इट बिकम्स 70% ऑफ द मिक्सचर, ताकि टिन 70% हो जाए। भाई 70% क्या होता है? 7/10, यानी कि 10 kg में 7 kg टिन और बाकी 3 kg क्या? कॉपर। तो भैया टिन मिला रहे थे ना आप, कॉपर तो सेम रहना चाहिए था। और अच्छी बात यह है कि कॉपर पहले से ही सेम है, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। टिन 1 से 7 हो गया, यानी कितना बढ़ गया भाई? 6। 6 की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल में 3 kg कॉपर 1 kg टिन था, मेरे हिसाब से 4 kg का एलॉय था, लेकिन सवाल कह रहा था कि वो 750 kg है। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 750 बटे में 4 इंटू 6। 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया कितने बार? 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1125 किलोग्राम। ठीक है ना, 1125 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, साइन अल्फा बराबर 5/13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इनटू कोसेक अल्फा इनटू कॉट अल्फा। कितना आसान सवाल है। साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 5 और 13 के साथ कोई ट्रिपलेट याद आता है? यस सर, 5, 12 और 13। तो 5 क्या है? परपेंडिकुलर, 12 क्या हो गया सर? बेस, और 13 क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12/13।
कॉसेक एल्फा क्या होता है भाई? कॉसेक एल्फा होता है साइन का उल्टा यानी कि 13/12। कॉट एल्फा क्या होता है भाई? टेन का उल्टा, है ना। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 12/5। 13 से 13 गया, ठीक है। अरे ये कॉसेक अल्फा 13/5 है ना, यहाँ पे 12 नहीं है, 13/5। और कुछ कट रहा है नहीं? 12 12 144, 5 5 25, तो आंसर आ रहा है मेरा 144/25, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कितना आसान सवाल है, ठीक है ना। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू 4/3 इंटू 3/5 प्लस 1/2। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 1/5 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम 10 हो गया, आंसर आ गया 7/10, जिसको कि हम 0.7 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन डीआई है। स्टडी द गिवन टेबल and answer the question that follows. The table shows the percentage population of 4 states below poverty line and proportion of male to female. तो 4 स्टेट एबीसीडी हैं, इसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये दिया हुआ है परसेंटेज। जैसे स्टेट ए में 36% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। स्टेट बी में 27%, स्टेट सी में 46%, स्टेट डी में 32%। इसके बाद उस बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशो क्या है, और अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशो क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स ए एंड डी इज 18,000 ईच, यानी स्टेट ए और डी दोनों की पॉपुलेशन अगर 18,000 है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट्स। तो दोनों स्टेट में टोटल कितनी महिलाएं हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती हैं। तो स्टेट ए में अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन 18,000, और स्टेट ए में कितने परसेंट पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? 36%। और इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है भाई? 5:3, यानी कि ये किसकी वैल्यू है भाई? ये है 8 की वैल्यू, है ना। हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, तो 3/8, ये हो गया स्टेट ए। प्लस अब आते हैं स्टेट डी पे। तो स्टेट डी की पॉपुलेशन भी सवाल कह रहा है 18,000 है, ठीक है। इसमें कितने परसेंट है भाई बिलो पॉवर्टी लाइन? 32%, यानी 32/100। और इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना? 1:2, यानी कि 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यहां पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, ठीक है ना। 2 से गया 90 बार, 9 नाम 81, 81 इंटू 3 कितना? 243, तो होगा 2403। यहाँ पे ये कट जाएगा, हाँ 60 बार कट जाएगा। तो 32 दूनी 64 इंटू 60 कितना हो गया भाई? 6 चौक 24, 36 और 2 38, है ना। 3840, 40 थी 70। ऑप्शन नंबर बी ऐसा अकेला ऑप्शन है इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 70 है। बाकी आप चाहो तो पूरा ऐड कर लो, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 6270। अगला क्वेश्चन नंबर 33, आरब ओन्स अ वॉच विच वर्थ ₹10,000. He sells it to Bhavin at a profit of 15%. After some days, Bhavin sells it back to Arab at 15% loss. Find the percentage profit or loss faced by Arab. तो आरब के पास कोई घड़ी थी 10,000 रुपए की, ठीक है। हम 100 रुपए पे कर लेंगे इसको, कि आरब ने कोई घड़ी खरीदी थी 100 रुपए की, ठीक है ना। और इसने बेच दिया था भाविन को 15% के प्रॉफिट पर, यानी 115 रुपए में। यानी इसको कितने रुपए मिल गए भाई? 115 रुपए मिल गए। 100 खर्च किए थे, 115 मिल गए। आफ्टर सम डेज भाविन सेल्स इट बैक
टू आरब एट 15% लॉस। तो भैया अपनी घड़ी वापस ले लो, भले लॉस में ले लो। तो 115 को 15% लॉस पर बेचा। 15% कितना होता है? 3/20, यानी बेचा कितने में? 17/20 में। 17/20 यानी कितना हो गया हमारे पास? 8.5 हो गया ना। 2 2 5 10। अच्छा, 115 और 85 का मल्टीप्लाई। तो अब मैं एक आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं जिसके अंत में 5 होता है। तो कैसे करते हैं? इनको अलग कर दो, ठीक है ना। इनको जोड़ो, 11 और 8 कितना हो गया? 19। 19 क्या है? एक ऑड नंबर है। अगर ऑड आया तो अंतिम 2 अंक आएंगे 75। आप 11 और 8 का मल्टीप्लाई कर लो 88, प्लस ये जो सम किया था इसका आधा, 19 का आधा कितना हो गया? 9.5। डेसिमल छोड़ दो, 9 ले लो। 88 और 9 कितना? 97। एक अंक के बाद दशमलव था तो हम भी लगा देते हैं भाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 9775, ठीक है। यानी हमारे पास 115 इंटू 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9775 आएगा, ठीक है। सॉरी, ये 0.85 आएगा ना। 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे, 8.5 नहीं, 0.85। तो यानी कि ये जब हम बेचेंगे वापस तो इसको ये लेगा कितने का? 97.75 का। तो कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फेस्ड बाय आरब। तो आरब ने शुरुआत में 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसको मिल कितने कहते? 115, और फिर उसको देने कितने पड़े? 97.5। तो 115 में से 97.5 गया, कितने बचे? ये बचे हैं भाई 15 और 2 17, 17.25। इतने का प्रॉफिट हो गया उसको, है ना। 17.25 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 100 पे। नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए 100 का, या परसेंटेज पूछ लो या फिर रुपए में पूछ लो, बात एक ही है। 17.25% का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेस and decreases every alternate year by 15%. If it started with an increase of 2012, then the strength of the school in the beginning of 2015 as compared to that in 2012, correct to 2 decimal place. अब ये सवाल 15% डेटा दे दिया ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। देखो 2012 में मान लो जनसंख्या हमारे पास 2012 से पहले 10,000 मान लेता हूं मैं। तो 10,000 के बाद 2012 में क्या हुआ? 15% इंक्रीज, है ना। यानी कि अब 2013 में जनसंख्या कितनी होगी? 2012 में बढ़ चुकी है 15%, यानी कि 2013 में जनसंख्या होगी 10,000 का 15%, यानी 11,500, ठीक है। 2012 में बढ़ गई, 13 में कितनी होगी? 11,500। अब अगले साल डिक्रीज होगा 15%, इसका 15% डिक्रीज यानी कि 3/20, तो 11,500 का 17/20। अच्छी बात यह है कि इससे पहले वाले सवाल में ही हमने ये किया है ना। 115 इंटू 85 कितना आया? 9775। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है कि नहीं। एक जीरो यहाँ पर चिपका देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 85। इसको अभी भी मल्टीप्लाई किया यानी 9775 हो गया। 2014 में जनसंख्या कितनी होगी? 9,775, ठीक है। तो 12 में इंक्रीज, फिर डिक्रीज, अब फिर इंक्रीज होगी। तो पहली बात तो डिक्रीज गलत हो गया, डिक्रीज गया, ठीक है। अब 10,000 से ये 15% इंक्रीज यानी कि 9775 इंटू 23/20, 15% यानी कि 3/20, 23/20 हो गया, ठीक है। इसको फिर से मैं सॉल्व करूंगा, 2 से काटूंगा तो ये कटेगा 11.5, और एक अंक के बाद और दशमलव लगा देंगे यानी कि 1.15 आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? 9775 और 115 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से वही कहानी, लास्ट में 5 आ गया। 977 प्लस 11 988, क्या है? इवन है।
इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई भाई 977 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 7 7 7 14, 9 और 7 16 1 17, 9 और 1 10, है ना। 7 7 7 14, 9 और 7 16 और 1 17, 9 और 1 10। ठीक है, और इसका आधा कितना आएगा 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, है ना। 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 494। तो 10747 प्लस 494, 7 4 11, 9 4 13 और 1 14, 7 4 11 1 12, 1 1। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया भाई 11241, और इसमें है 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये लग जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। ठीक है ना, नहीं ज्यादा आ रहा है ना, 1 मिनट। अभी तो ये 25 भी तो रह गया था लास्ट में तो यहाँ पर आ रहा था 1124,125, ये आ रहा था ना कंप्लीट। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो ये हो गया 11,241.25। कब 2015 में। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब 10,000 से आप देखोगे तो ये इतनी हो गई, यानी कितनी बढ़ गई 1241.25, कितने से 10,000 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 12.4125%। आपसे 2 डिजिट तक पूछा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है सवाल। क्वेश्चन नंबर 35, जो भी टाइम लगा होगा 34 में 35 में सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया भाई हमारे पास 3 छंग 18, 6 हो गया, 6 छंग 36 हो गया, -15 -16 माइनस ये कितना हो गया 20। ठीक है ना, माइनस का 20 माइनस का 15। ठीक है, तो 20 16 36 प्लस का 36 माइनस का 36, 15 15 30 माइनस का 30 प्लस का 30, उत्तर बन गया 0। सवाल खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट कितना हो गया 5 3 15 और 3 18, इनटू डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 उल्टा हो जाएगा 2/9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4/5। ठीक है, अब ये 5 चौको 20 और 1 21, 21/4 इंटू 4/5, यानी कितना बन गया 21/5 बन गया। तो यहां से लेके यहां तक पूरा सॉल्व होकर के कितना आया 21/5 आया। 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, ये डिवाइड को इनटू में चेंज करो तो हो जाएगा 5/21, 7 3 21, हो गया 5/12। ठीक है, यहां तक हो गया भाई 5/12। अब ऊपर है 12 प्लस 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3, ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 12/5 हो जाएगा। और नीचे सारा खेल गया है, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3, 25 और 1 26/5, 3 चौक 12। ठीक है ना, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऊपर हो गया 12 प्लस 44/5, नीचे हो गया कुछ नहीं कट रहा है ना, 4 इंटू 26/3 ऊपर एलसीएम हो गया 5, 12 पंचे 60 प्लस 44/4 इंटू 26/3 ठीक है ना। तो 5 से तो 5 कट गया, ये 104 हो गया, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन 4 इंटू 26, 26 इंटू 4 104। ठीक है, तो आंसर कितना बन गया हमारे पास 3 बन गया। ये थोड़ा सा बोर्ड मास का कैलकुलेटिव था। अगला फिर से आपका डीआई आ गया। द टेबल रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई इन 5 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100। तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई,
टोटल मार्क्स 100 है। कह रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव द स्टूडेंट स्कोर 100% मार्क्स। इंग्लिश में 100% मार्क्स हैं किसी के? नहीं। मैथ में है? हाँ 2 बच्चों के हैं। फिजिक्स में है क्या? नहीं। केमिस्ट्री में है? हाँ सर 1 बच्चे के हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बच्चों के 100% मार्क्स हैं। कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38। 3 boys on an average are 25 years old, यानी 3 लड़कों का एवरेज एज 25 साल है। तो सम कितना हो गया भाई तीनों का? 25 थी 75, तीनों की एज का सम 75 हो गया। एंड देयर एज आर इन द रेशियो 3:5:7। तीनों की एज का रेशियो 3:5:7 है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय? यंगेस्ट बॉय की एज 3 का मल्टीपल होगी। चारों ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। क्या करें? सबसे छोटा तो ये होगा ना, इसकी एज होगी 3 कितने में? 7 5 12 और 3 15 में। तो 75 में कितना? 15 से 5 बार 5 थी 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ ऑन डिफरेंट हेड्स टू शोन इन द गिवन पाई चार्ट। द फैमिली सेव्स 8,000 पर मंथ। तो मंथली एक्सपेंडिचर दिया है भाई एक फैमिली का, कि फूड पर ब्लू वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑरेंज वाला, सेविंग्स वाइट वाली है, एजुकेशन येलो, अदर स्काई ब्लू है ना। कह रहा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर सेविंग 8,000 है, सेविंग कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 के बराबर है, तो एजुकेशन कहाँ गया भाई? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू 60 का आधा 30, तो 8,000 का आधा 4,000। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल मिल सकता है आपको? नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई कर लो, 625 हो गया। 9 इंटू 9 कर लो, 81 हो गया। 36 हो गया ये। 25 दूनी 50, ये 450 हो गया। ठीक है, ये हो गया 54 दूनी 108, और हो गया 25 दूनी 50, 5 छक्का 30, 300। 8 6 14 और 6 20, कैरी 2 आ गई। 8 2 10, 5 3 8, 18 और 2 20, 4 3 7 8, 14 और 2 16, 1600 इस सवाल का हमारा। फिर से आसान सवाल, द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 7 तो 5 12, डिवाइडेड बाय 2 6, 7 6 13 दूनी 26 और 3 29। इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of a mathematics book in 5 different store. Total number of books कितनी है? 6500. Find the central angle of the book in store S. S का परसेंटेज कितना है? 34। परसेंटेज में टोटल कितना? 100। डिग्री में चेंज करना है तो 360 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 34 34 कितना होता है? 6 चौक 24। यूनिट डिजिट 4 आ जाए। एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43। What annual installment will discharge a debt of rupees 10,192 due in 3 years at 10% rate of simple interest? सिंपल इंटरेस्ट है, मान लो हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की थी, तो 3 साल है तो पहले पे 2 साल का ब्याज लगेगा। 2 साल में कितना? 20%, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120 रुपए। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यानी इंस्टॉलमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की, इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। 100 का 10%, 110, मतलब 10% 10 हो गया, तो इंस्टॉलमेंट हो गई 110 की। तीसरे साल पे एक भी ब्याज नहीं लगेगा, तो ये 100 रुपए रहेंगे। यानी कि ये जो 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है, ये अमाउंट कितना पे कर रही है? 330। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 192। ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की थी, 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 192 बटे में 330 इंटू। ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, a इंटू 100 अपॉन, है ना, n इंटू टी, ऐसा फलाना ढिमकाना।
लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कुछ कट पिट तो आ नहीं रहे। तो ये है 10। अच्छा, इसको पूरा पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें ना। 33 से ये कटेगा, 33 थी 99, 3 बार कटेगा, सारे ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 99 और 2 101, 29। अब भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाना पड़ेगा। 30, 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। 101920, तो इसको 33 से भाग करना पड़ेगा हमें सीधा सीधा। 33 थी 99, 29 0, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 8 बार भाग चला जाएगा, 8 3 24 और 3 27, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ 308, ठीक है ना। 304 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is 4 times the volume of a cuboid. If the sides of the cuboid are 32, 8 and 4 centimeter, then find the ratio of the total surface area of the cube to that of the cuboid. सबसे पहले तो जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 4 गुना है क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो क्यूब की साइड को a मान लेते हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब हो गया। ये 4 गुना है क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ए क्यूब बराबर 4 इंटू 32 इंटू 8 इंटू 4, 8 चौको 32 है ना। और ये देखोगे तो 4 इंटू, इसको 2 इंटू 2 लिख दो ना, 2 इंटू 2 इंटू 32 इंटू 32, तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। तो ए क्यूब हो गया 64 इंटू 64, तो ए कितना हो गया, 64 हो गया ना। 64 नहीं हो गया, 16 हो गया सर, क्योंकि ये 4 इंटू 4 हो जाएगा ना 16। ए हमारे पास 16 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास साइड आ गई, हमें दोनों के कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² टू दैट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ना। 2 से ये 3 बार कट गया, 3 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन LB कितना हो गया भाई हमारे पास, 32 इंटू 8। BH कितना हो गया, 8 इंटू 4। HL कितना हो गया, 32 इंटू 4, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 8 से भाग करते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौको 32 है ना। 4 से भाग करते हैं, तो 4 चौक 16, ऊपर नीचे भी, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 4 दूनी 8 थी 24, नीचे क्या बचा 8 प्लस 1 प्लस 4, तो 24 बटे में कितना 13, 24:13, ऑप्शन नंबर ए के सवाल का। क्वेश्चन नंबर 45, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले डिवाइड, 45/9, 5, 5 इंटू 1.2, 12 पंचे 60 यानी कि 6, ये माइनस का 6 आ गया। ये कितना हो गया भाई, 6 2 8 2 10, 8 2 10 3 13 1 14, 14 में से 6 का कितना बचा 8, इस सवाल का सवाल। क्वेश्चन नंबर 46, L इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड YZ ऑफ ट्राइंगल XYZ। अभी तक कोई भी सवाल बहुत तगड़ा नहीं मिला हमें, तो हो सकता है कि और कोई सेक्शन रीजनिंग या GS या इंग्लिश तगड़ा होगा, है ना, इस वाले शिफ्ट का, क्योंकि मैथ्स तो एकदम आसान है। तो यहां पर एक ट्राइंगल हमारे पास XYZ है और L मिड पॉइंट है किसका, YZ का, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट है, तो जो XL होगा वो क्या करेगा, इस ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एरिया ऑफ XYL का एरिया अगर 13 है तो इसका भी एरिया 13 हो जाएगा। देन द एरिया ऑफ XYZ, पूरे XYZ का एरिया हो जाएगा 26, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 47, 2 cars run to a place
at the speed of 45 and 55 km per hour respectively. If the second car takes 40 minutes less than the first car for the journey, then what is the length of the journey? यानी डिस्टेंस बतानी है। तो भैया मैं स्पीड का रेशियो रखा है ना। स्पीड का रेशियो क्या है? 45 और 55। ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 55 और 45। 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटेंगे। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो मेरे हिसाब से 2 मिनट है, जबकि जो दूसरी कार है वो पहली कार से 40 मिनट पहले पहुंच गई। 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 मिनट में आएगी, यानी 3 घंटे। तो ये कार 3 घंटे में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है। तो कहीं से भी अपन डिस्टेंस निकाल लें, दोनों कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। यहां से पूरे पूरे 3 घंटे हो गए, कोई फ्रैक्शन नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आंसर आ जाएगा 165 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डाइड। आउट ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन 20% फ्लड ड्यू टू पैनिक। If the present population is 4655, then what was the population of the village before the corona attack? मान लेते हैं कोरोना अटैक के पहले x थे। 5% तो चल बसे, 1/20 होता है, बचे कितने? 19/20। अब जो बचे थे उसका 20%, यानी 1/5। 1/5 भाग गए तो बचे कितने? 4/5। इसकी वैल्यू कितनी है? 4655। 4 पंचे 20, 19 से काटें अगर इसको, 19 दूनी 38। ठीक है, 38 और 8 85। 85 यानी 1976, 19 पंचे 95। एक्स बराबर आ गया 245 इंटू 25। तो 25 पंचे 125, कैरी 12, 2500 को 100, 112, 11। ठीक है ना। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंतिम 2 अंक 25 है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का। क्वेश्चन नंबर 49। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई। बहुत आसान है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। बहुत आसान है, कोई भी एंगल वैंगल रखने की जरूरत नहीं इसमें। 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस का 2 जा करके माइनस का हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इस वाले से। तो यही हमारे पास वैल्यू हो गई साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है ना। अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 50। अ डॉल इज मार्क्ड फॉर 2500, अ कस्टमर पेज 1800 फॉर इट। If the customer got a series of 2 discounts and the rate of first discount is 10%, then the rate of second discount। तो सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई, 2500 रुपये आपका एमआरपी है, इस पर आपने सबसे पहले 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना बचा होगा? 9/10। अब इस पर आप दूसरा डिस्काउंट दोगे, या फिर इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लो, सीधा कर लो इसको। 2500 पे पहला डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी 250 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 2250 रुपये। अब दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का है और आपने बेचा कितने में? 1800 में। तो 2250 रुपये के आर्टिकल को 1800 का बेच रहे हो, यानी 450 का डिस्काउंट हो गया कितने पे? 2250 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 45 से 5 बार, 5 से 20 बार, यानी दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया?
20%। ठीक है ना। तो ये थे 27 जून 2024 के एसएससी सीपीओ के जो पेपर होते हैं उसके मैथ्स का सॉल्यूशन हमने देखा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही है। आसान थे, कोई लेंथी नहीं थे, बस 50 क्वेश्चन है तो थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे यहाँ पर मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो टाइम यहाँ पर आपको मैथ्स के लिए मिल जाता है, निकालना पड़ता है ना, मिल नहीं जाता, निकालना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।